नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र उस समय करीब 7 वर्ष ही होगी। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के काफ़ी बिछड़ी जगह था। मैं वहां कम जाया करता था। दिल्ली शहर में मानो मेरा जड़ सिमी हुई थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई, दोस्त, शहरी वातावरण और बाहर का खाना, ये सब छोड़कर किसका मन करेगा किसी देहाती गांव में जाने का। मगर मम्मी और पापा का कहना था कि हमें अपना इतिहास जानना जरूरी होता है कि आखिर हम जुड़े किस प्रकार के हैं। हमारा गांव हमारे पूर्वज के नाम, यही कारण था कि वो मुझे गर्मियों की छुट्टी में गांव लेकर गए। आखिरकार 7 वर्ष का बच्चा जिद भी कितनी करता, माननी तो आखिर बात उन्हीं की थी। बस फिर माँ ने बस्ता पैक किया और निकल चले हम उस गांव की ओर। रास्ता कुछ इस प्रकार का था कि सीधी बस पकड़ो और 7-8 घंटे में पहुंचकर गांव में अंदर जाने के लिए कोई और सवारी जैसे टांगा या बैलगाड़ी। मगर मेरे पिता ने शहर आकर काफ़ी तरक्की कर ली थी, तो हमें बस अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से जाना था। ना कोई बस में सीट, ना मिलने की दिक्कत, ना ही बैलगाड़ी की धचकियाँ। मैं पूरे रास्ते शांत था, नाराज था माँ और पापा से कि क्यों ले जा रहे हैं मुझे वहाँ। हालांकि जवाब मुझे भी पता ही था। जब 2 घंटे बीत गए तब माँ मेरी ओर मुड़ी और एक चिप्स का पैकेट जो उन्होंने सफ़र के लिए रखा था मुझे पकड़ा दिया। चिप्स देखकर मानो मेरी मुस्कान वापस आ गई। मैंने उसे खाया और आगे के सफ़र में खिड़की से बाहर देखता रहा, आने वाले दिनों की परेशानियों से बिल्कुल अनजान। जब तक हम अपने गांव पहुंचे दोपहर के 3 बज चुके थे। गांव की गली में जब हमारी गाड़ी चली तो मैंने देखा मेरी उम्र के लगभग 6-7 बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। ऐसा हमने शहर में नहीं देखा था। गली कच्ची मिट्टी की थी, कोई पक्की सड़क नहीं थी जैसे शहर में थे। घर भी छोटे से ही थे, कुछ मिट्टी से लेप कर बनाए थे, कुछ ईंटों से, मगर सीमेंट या पुट्टी जैसी कोई चीज न थी। रंग भी किसी किसी में ही थे, बाकी तो बस ईंट और मिट्टी के रंग के ही थे। महिला बाहर आंगन में बैठी थी, कुछ छोटे समूह में काम कर रही थी, कुछ अकेले ही अपनी गृहस्थी का काम संभाल रही थी। सभी ने घाघरा चोली पहन रखे थे। थोड़ी आगे चलकर मेरे बाईं ओर खेत दिखे। वहाँ कुछ आदमी अपना कार्य कर रहे थे। कोई खेत जोत रहा था, कोई लाठी लेकर निगरानी कर रहा था। वो सभी सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए थे। किसी किसी ने गमछा भी लिया हुआ था। जब हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरी तो सब अपना काम रोककर हमारी ओर देखने लगे। वहाँ पर शायद ही कोई गाड़ी लाता होगा, मैंने मन में सोचा। मगर खेतों में ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो कि पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ काफ़ी बड़ा था। माँ से पूछने पर पता चला कि वो बरगद का पेड़ था। चारों तरफ खेतों में बस एक बड़ा सा पेड़, उसके चारों ओर एक ऊंचा फर्श बना हुआ था। माँ ने ये भी बताया कि यहाँ पंचायत होती है। मैं बच्चा ही तो था, पंचायत का मतलब क्या ही समझता। उस आदमी के कपड़े कुछ अलग थे। सफ़ेद धोती के ऊपर काला कुर्ता पहना था और कंबल से खुद को ढका हुआ था। मैंने सोचा आखिर इतनी गर्मी में कोई कंबल कैसे ओढ़ सकता है। मुझे ये देखकर हंसी आ गई। क्या हुआ दुर्ब, तुम हंस क्यों रहे हो? माँ ने मुझसे पूछा। मम्मी, उसे देखो, इतनी गर्मी में कंबल कौन ओढ़ता है? मैं फिर से हंस पड़ा। कौन, किसकी बात कर रहे हो बेटा? अब माँ के चेहरे पे चिंता की लकीर दिखने लगी थी। देखो ना, वहाँ उस पेड़ के नीचे
मैंने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव बेटा, वहाँ कोई नहीं है। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और काफी गंभीर आवाज में कहा, मगर मैं सच बोल रहा था। मुझे अच्छे से याद है वहाँ कोई था। गांव में सबसे अच्छा और बड़ा मकान हमारा ही था। एक आंगन बीच में और 3 तरफ कमरे थे। बाईं ओर रसोई थी और स्नान घर बाहर था। बाहर ही छोटा सा बगीचा भी था जहाँ तरह तरह के फूल के पौधे थे, मगर सही रख रखाव न होने के कारण सूख गए थे। दादाजी मेरे जमींदार थे। यही कारण था कि सब पापा को छोटा मालिक कहकर बुलाया करते थे। यहाँ गांव में हमारी पहली ही रात थी। रामू काका ने बाजार से सामान लाकर दिया और माँ ने खाना बनाया। रामू काका एक 50 साल के लमसम के एक कमजोर से आदमी थे। पापा ने बताया कि वो दादाजी के खास दोस्त थे। उनसे कम उम्र होने के बावजूद साथ में काम करने के कारण इनका मेल जोल काफी अच्छा था। दादाजी के देहांत के बाद वही हमारे मकान का ध्यान रखते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मैं माँ और पापा के साथ उनके बीच में सोया था। 7 साल की उम्र में भी मुझे अलग सोने की आदत ना थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख मिचलने लगी और मैं गहरी नींद में सो गया। ध्रुव, मेरी आंख अचानक से खुली। मैंने अपनी दोनों ओर मुड़कर देखा। माँ और पापा दोनों सोए हुए थे। मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा और मैं दोबारा आंख बंद करके लेट गया। ध्रुव, अब की बार जिसने भी मेरा नाम लिया था उसकी आवाज पहले से थोड़ी तेज थी। इस बार मैं उसे ध्यान से सुन सकता था। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे नजदीक आकर कान में बोला हो। ध्रुव, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने सोचा कि मैं माँ को जगा लूं। मैंने एक बार अपने हाथ से उनके हाथ को हिलाया भी, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उठ गया। मैं आराम से बिस्तर से उतरा और मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मुझे डर था कि कहीं दरवाजे की आवाज़ से माँ पापा न उठ जाएं। जब मेरे बाहर जाने लायक दरवाज़ा खुल गया तो मैं बाहर निकल गया। घर बिल्कुल सुनसान था, यहाँ तक कि मेरे छोटे कदमों की आवाज़ तक नहीं थी। बाहर आंगन से आसमान साफ नजर आता था। जून की गर्मी के बावजूद भी हवा में कुछ ठंडक थी। अचानक ही बड़ी जोर से एक आवाज आई। मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो रसोई की खिड़की खुली थी और बार बार खुलकर बंद हो रही थी। हवा काफी तेज थी। मैंने सोचा उसी कारण खिड़की खुल गई होगी, मगर मेरे दिल की धड़कन शायद उस खिड़की से तेजी चल रही थी। ध्रुव, वो आवाज फिर से मेरे कानों में पड़ी, इस बार थोड़ी साफ। मुझे समझ आ गया था कि वो किसी महिला की आवाज थी। मेरे कदम कुछ अपने आप ही घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैंने धीरे से कुंडी खोली और बाहर गया। बाहर भी कोई आवाज ना थी, बस हवा के कारण पेड़ हिल रहे थे। सामने खुले खेत में मैंने किसी को देखा। गौर से देखने पर लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मेरे कदम खुद ही आगे बढ़ने लगे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे घर पीछे छूटता रहा। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। मेरा ध्यान उस पर नहीं था, मैं बस आगे बढ़ते जा रहा था। मैं उस औरत के काफी करीब पहुंच चुका था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे झटके से खींच लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और की दुनिया से बाहर आया हूँ। सामने रामू काका खड़े थे। वो कुछ बोल रहे थे, शायद डांट रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बेहोश होकर गिर गया। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू काका की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मगर मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? कल ध्रुव को क्या हुआ था? अचानक पापा ने कहा, मगर मेरी नींद पूरी तरह से अभी भी नहीं खुली थी। मैंने थोड़ी अंगड़ाई ली और देखा कि पापा और रामू काका
सामने खड़े थे और माँ मेरे बगल में बैठी रो रही थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। मेरे थोड़े हिलने के कारण सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ। माँ अचानक से गले लगाकर और रोने लगी। क्या हुआ? आप सब परेशान क्यों हैं? माँ, मैंने कुछ गलती करी है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था। तुझे कुछ याद नहीं कल रात क्या हुआ? माँ ने थोड़ा शांत होकर चिंतित आवाज में पूछा। क्या हुआ था? रात को मैं आपके पास सोया था, फिर मुझे कुछ आवाज आई जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं उठकर बाहर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं माँ, मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। माँ फिर रोने लगी। उसके बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की। शाम के 5 बजे थे। मैं बाहर गया तो देखा गांव के बच्चे खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ खेलना चाहता था। हे, मेरा नाम ध्रुव है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसकी उम्र मेरे जितनी होगी। उसने लाल रंग की कमीज और खाकी निक्कर पहना रखा था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने मेरी ओर देखा। मुझे लगा ये मना कर देगा और मुझे निराशा के साथ घर जाना होगा, मगर उसने मुझे एक मुस्कान दी और साथ खेलने दिया। क्या खास बात है ना, गांव के लोगों में अनजान लोगों से भी मिलजुल कर रहते हैं। हम खेल रहे थे और अंधेरा होने लगा। तभी कुछ बच्चों की माँ ने आवाज़ लगाई। मैंने बोला थोड़ी देर और खेलते हैं, तो सोनू ने मना कर दिया। सोनू वही बच्चा था जिसने मुझसे आज दोस्ती की थी। अरे ना बाबा ना, तुम्हें नहीं पता, यहाँ रात को भूत आते हैं और छोटे बच्चे को ले जाते हैं, उसने कहा। वो आगे भी काफ़ी कुछ बताना चाहता था, मगर उसकी माँ ने फिर से आवाज़ लगाई और वो चला गया। मगर उसकी बात मेरे छोटे से दिमाग में घर कर गई। घर जाकर मैंने माँ को बताया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब वहम की बात है। तुम खाना खाओ और सो जाओ, कल स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी तो पूरा करना है। माँ कुछ घबराई थी, मगर मेरी बात पर भरोसा करे बिना ही अपने काम करने लगी। हमें यहाँ गांव में आए 4 दिन हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे कोई नई कहानी सामने आती। इस भूत को लेकर सभी से अगली कहानी या किस्सा सुनने को मिलता था, मगर उन कहानियों में एक किस्सा सभी में मौजूद था। मैं बहुत डर रहा था। मैंने माँ को कई बार बोला कि यहाँ से चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मगर वो सुनती ही नहीं थी। बस बोलती थी कि बड़ी माँ और बड़े पापा नाराज हो जाएंगे। मैं कई बार पूछता कौन है ये बड़ी माँ और पापा, तो वो भी कोई जवाब नहीं देती थी। अब मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। 5वां दिन और भरी दोपहरी, गर्मी काफ़ी थी। मैंने सोचा कि घर में ही रहूँगा, बाहर जाने का मन ही नहीं था। मैंने अपनी किताब खोलकर कुछ स्कूल का काम करना शुरू किया। माँ खाना लेकर आई और प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं नाराज था, इसलिए मैंने उनका हाथ अपने सिर से हटा दिया। वो थोड़ा हंसी और फिर उनकी आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? मैंने धीमे से पूछा। कुछ नहीं, तुम पढ़ो, मैं काम निपटा कर आती हूँ। वो कहकर मुझे दुविधा में छोड़कर गई। मैं अपने काम फिर से करने लगा। शाम होने लगी थी, मौसम कुछ बदल गया था और मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। हवा में कुछ ठंडी थी जो मेरी रूह को कपा देने का काम कर रही थी। मन में अजीब सा डर था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसे किसी 7 साल के बच्चे के लिए आम बात नहीं थी। पिताजी कमरे में मेरे पास आए और बोले, चलो ध्रुव, घर जाना है, सामान बांध लो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर कुछ मुस्कान आ गई। मैंने फटाफट से अपना बस्ता बांधा और माँ ने कपड़ों को रख लिया। हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गांव में ये 5 दिन थोड़े अजीब तो थे, मगर आखिरकार मैं अपने घर जा रहा था। मैं काफ़ी खुश था। जो घबराहट मन में थी वो मानो गायब हो गई।
गाड़ी में बैठने पर गांव वाले दोस्त ने अलविदा कहा और गले मिलकर दोबारा मिलने की बात कही। मैंने उन्हें कहा कि मैं अगली छुट्टियों में दोबारा आऊँगा। अब हम गांव से बाहर जा रहे थे। गाड़ी की गति कुछ धीमी ही थी। गांव की कच्ची पक्की सड़क पर आखिर गति कितनी ही तेज की जा सकती है। रात के 8 बज चुके थे। मुझे भूख लगी थी। माँ ने मुझे कुछ रोटी के ऊपर आलू की सूखी सब्जी रख दी। मैंने उसे गोल लपेटकर खा लिया। अब पेट थोड़ा शांत था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा मेरी घबराहट वापस आ गई। मन कुछ बेचैन हो गया। मैंने पानी पिया मगर कुछ शांति नहीं पड़ी। तभी पापा ने गाड़ी रोक दी। मैंने अपनी बाईं ओर मुड़कर देखा तो हम किसी कुटिया के पास थे। आखिर इस जमाने में कुटिया में कौन रहता है, ये सवाल कुछ खटपटा था। हम गाड़ी से बाहर आए मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो थी उस कुटिया में बैठी औरत। उसके साथ ही एक आदमी भी था। मैंने जैसे ही उन्हें देखा मानो मेरी याददाश्त कुछ वापस आ गई। मुझे उस रात के बारे में याद आया जब वो औरत मुझे बुला रही थी, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भूल चुका था। जैसे किसी ने मेरी यादों के पन्नों से कुछ हिस्सों को मिटा दिया हो, मगर अब मुझे सब याद था। और वो आदमी, वो तो वही था जिसे मैंने पहले दिन गाड़ी में से देखा था, जिसने इतनी गर्मी में कंबल ओढ़े हुआ था। मेरे छोटे से दिमाग में काफ़ी बात चल रही थी, काफ़ी सवाल थे मगर जवाब एक भी नहीं। और तभी पापा ने आकर मुझे एक दवाई खिलाई जो कि ज़बरदस्ती थी। उसकी थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले जो चीज़ मैंने देखी वो थी उस औरत का मेरे करीब आकर मेरा सिर सहलाना। मेरा बेटा दुर्ब। इसके बाद मेरी आंखों के सामने काला पड़ गया। जब मेरी आंख खोली तो जो दृश्य मेरे सामने था वो रूह कपा देने वाला था। मेरा सिर काफ़ी भारी था। शायद जो बेहोशी की दवाई मुझे दी गई थी उसी का असर होगा। पलक काफ़ी भारी थी और जगे रहना मुश्किल, मगर जो मैंने अपने सामने देखा वो मेरी नींद को भगाने के लिए काफ़ी था। जिस कुटिया में हम आए थे उसे चारों ओर से मोमबत्तियां जलाकर रोशनी किया हुआ था। मोमबत्तियां भी 1 या 2 नहीं, करीबन 15 से 20 की संख्या में थी। मैं कमरे के बीचों बीच एक सफ़ेद घेरे में बैठा था। माँ और बाबा वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं काफ़ी डरा हुआ था। जिस सफ़ेद घेरे में मैं बैठा था वहाँ काफ़ी सारे चिन्ह बने थे, कुछ अजीब से दिखाई देते थे। उन्हें पहचानना मेरे बस में नहीं था। उस घेरे के चारों ओर भी 7 मोमबत्तियां जली हुई थी। मैं अपने चारों ओर देख ही रहा था कि तभी 5 जने उस कुटिया में आए। माँ, पापा, वो औरत और आदमी। उन्हीं के साथ एक आदमी और था जिसने काले रंग की धोती पहनी थी, गले में एक काला पट्टा और माथे पर एक काला तिलक। उसके बाल भी काफ़ी बड़े थे, कंधे तक पहुंच रहे थे। माँ रोए जा रही थी और पापा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, मानो उनके लिए ये सब आम बात हो। दुर्ब मेरे बेटे, उस औरत ने मुझे देखकर कहा, कौन है आप? और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे बेटा क्यों बोल रही हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं डरा हुआ था मगर मैं बाकी बच्चों से काफ़ी हिम्मत वाला था। मैं अपने लिए आवाज़ उठाना जानता था। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ और ये तुम्हारे पापा। उसने उस कंबल वाले आदमी की ओर इशारा करके कहा, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। नहीं, तुम झूठ बोलती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ बस वो है, मेरी आरती माँ। मैंने अपनी माँ की ओर इशारा करके उनका नाम लेते हुए कहा। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाने को सोचा, मगर मानो मेरे सामने कोई दीवार थी जो दिखाई नहीं देती थी। मैं उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो तुम सब? मैं फिर चिल्लाने लगा। ये घेरा अभी मंत्रित है। जब तक मैं न चाहूँ तुम बाहर नहीं आ सकते, उस काले कपड़े वाले आदमी ने जवाब दिया। मैं जानता था मेरी कोशिश नाकाम है,
मगर मैं फिर भी बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। कुछ कोशिश के बाद मैं थक कर वापस बैठ गया। तो विद्या शुरू करें, उस कंबल वाले आदमी ने कहा। इसी पूरे मामले में मैंने उसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। ऐसा कहते ही वो औरत और आदमी मेरे पास आकर खड़े हो गए। दोनों के हाथ मेरे कंधे पर थे। इस काले कपड़े वाले आदमी ने हमारे सामने एक हवन जलाया। उसमें सामग्रियां डालकर कुछ मंत्र उच्चारण किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहा था, मानो मेरी जान भी निकलती जा रही थी। मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। माँ फिर से रोने लगी। उनकी आवाज़ काफ़ी तेज थी। मैं इतना तो समझ चुका था कि वो लोग मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं अपने हाथ पांव मारने लगा, भागने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़कर रखा था। उसके हाथ काफ़ी ताकत भरे थे। तभी कुछ हवन की आंच उस काले कपड़े वाले के हाथ पर लगी और मैंने ध्यान दिया कि मंत्र के रुकने पर मेरे पैर उस घेरे से बाहर जा सकते थे। जैसे ही मंत्र चालू हुए, वो घेरा फिर से बंद हो गया। मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी। कमजोरी काफ़ी हो चुकी थी, मानो कुछ देर में मेरे प्राण निकलने वाले हो। मुझे जो भी करना था जल्दी करना था। समय काफ़ी कम था। मैंने उस हवन के बर्तन पर पैर लगाकर देखा। काफ़ी गर्म था, मगर मैंने पूरी ताकत के साथ उस पर लात मारी। मेरी चीख काफ़ी तेज थी। वो हवन की आंच उस काले कपड़े वाले आदमी के ऊपर गई और घेरा खुल गया। मैं वहाँ से बाहर भागा। बाहर जाते वक्त मैंने देखा कि वो औरत और आदमी भी जलने लगे थे। धीरे धीरे आग पूरी कुटिया में फैल गई और चीखों की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी मम्मी पापा भी उसी आग में थे। उन्हें भी बाहर आने का मौका नहीं मिला, या फिर शायद ये पांचों आपस में किसी मंत्र में जुड़े थे, क्योंकि जिस समय वो काले कपड़े वाला आदमी जलने लगा, बाकी के चारों लोग भी अपने आप ही जलने लगे। मैं रोता हुआ अपने मम्मी पापा की मृत्यु होता हुआ देख रहा था। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजा करती है। मैं वहाँ से भागा। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं गांव की ओर भागा और रामू काका के पास गया। इस वक्त मानो वही मेरे करीबी थे। दुर्ब बेटा, तुम यहाँ? वो चिंतित थे। मैंने उन्हें पूरी घटना क्रम विस्तार से बताया। वो भी हैरान थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। एक वो दिन है और आज का दिन है। मैं और रामू काका हमेशा साथ रहते थे। मैं उन्हें अपने शहर वाले घर ले आया था। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। पापा के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो पैसे हम दो जानों के लिए काफी थे। सभी को यही लगता था कि माँ पापा की मौत कार दुर्घटना से हुई, मगर सच सिर्फ मैं और रामू काका ही जानते थे। उस रात के बाद मैं काफी डरा रहता था। सपने भी काफी डरावने आते थे। रामू काका मेरे साथ ही सोते थे। रामू काका ने बताया कि वो औरत और आदमी मेरे असली मम्मी पापा थे, मगर मेरे जन्म के 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन के बाद से वो मेरे 7 साल का होने का इंतजार कर रहे थे। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मम्मी और पापा ने मुझे पाला क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। पापा अपने बड़े भाई की अमानत को अपना मानकर जी रहे थे। आज मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी के दिन मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता था। आंचल और मैं एक दूसरे से कॉलेज के समय से प्यार करते हैं। आज मैं उसे अपने बचपन का वो किस्सा भी सुना ही दूंगा, फिर उसकी मर्जी। वो मेरे साथ मेरे जीवन के डरावने सपने को जीना चाहती है या मुझे उससे बाहर निकालने में मदद करती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।